Hello everyone, I am Dr. Jay Shirapra, your biology teacher. Welcome you all in today's lecture. आज हम शुरुआत करने वाले हैं एजिंग एंड रिप्रोडक्शन इवेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एजिंग से। चलिए समझते हैं एजिंग क्या है। आप सब जानते होंगे एजिंग का मतलब। एजिंग मतलब बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ना, ओल्ड एज की तरफ आगे बढ़ना, इसको हम एजिंग कहते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म के एक पर्टिकुलर स्टेजेस है लाइफ स्पेन के अंदर। अगर आप लाइफ स्पेन को ऑब्जर्व करो तो बर्थ के बाद हम ग्रोथ करते हैं, हम डेवलप्ड होते हैं और मैच्योरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं और फिर रिप्रोडक्शन फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसीजर शुरू हो जाती हैं, जिसको हम एडल्टहुड फेज भी कहते हैं। एडल्टहुड फेज के बाद आफ्टर द रिप्रोडक्शन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ओल्ड एज की तरफ आगे बढ़ता है, जिसको सेनेसेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है ओल्ड एज के लिए। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज। रिप्रोडक्शन के बाद हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे टूवर्ड्स द सेनेसेंस और ओल्ड एज की तरफ मूव करता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो डेथ की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि बर्थ एंड डेथ ये दो फाइनल कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हर एक लिविंग की। जो बर्थ लेता है उसकी डेथ फिक्स्ड है, तो डेथ की तरफ मूव करने की जो भी ये प्रोसीजर है उसको हम एजिंग कहते हैं। बुढ़ापा आना, बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ना, धीरे धीरे बूढ़े हो जाना या ओल्ड एज में आ जाना। देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन दी बॉडी। ये कॉन्कोमिटेंट क्या होता है? कॉन्कोमिटेंट का मतलब है कुछ ऐसी प्रोसीजर बॉडी के अंदर होती है, कुछ ऐसी इवेंट्स जो नेचुरली पाई जाती है, उसको हम कॉन्कोमिटेंट चेंजेस कहते हैं। जैसे कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बुढ़ापे की तरफ बढ़ेगा, कॉन्कोमिटेंट चेंजेस है, पर उसके लिए बॉडी में होगा क्या? तो डेफिनेटली जैसे हम चाइल्डहुड में थे, जैसे हम एडल्टहुड में थे, बिल्कुल वैसे तो ओल्ड एज में नहीं ही रहेंगे। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे और उनमें से एक चेंज है स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन। ओल्ड एज हमारी लाइफ स्पेन का सबसे लास्ट फेज है, उसके बाद डेथ आ जाती है। मेटाबॉलिज्म आप सबको पता होगा। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। हमारी बॉडी के यूनिट सेल्स है। हम कहते हैं लाइफ के यूनिट सेल्स हैं। जैसे घर होता है वो ईंटों से बनता है, वैसे हर एक ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं सेल से बना हुआ है। कोई एक सेल से बना है तो कोई मल्टीपल सेल से बना है। और ये सेल्स को हम केमिकल फैक्ट्रीज कहते हैं। हर एक सेल के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस चल रही है और ऐसी केमिकल रिएक्शंस के पूरे टोटल सम को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये एकदम धीरे धीरे चलेगा, ये स्लो होने लगेगा जब हम डेथ की तरफ मूव करेंगे या फिर हम ओल्ड एज की तरफ मूव करने लगेंगे। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ और लास्ट में हम जानते हैं कि ओल्ड एज एंड होती है डेथ के होने के बाद। मतलब डेथ की टूवर्ड्स हमें ले जाती है, ओल्ड एज हमें डेथ के टूवर्ड्स मूव करके ले जाती है। हम जानते हैं कि ये सबसे एंडिंग पीरियड होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का। बर्थ से शुरुआत होती है और डेथ से लाइफ खत्म होती है। एजिंग प्रोसेस प्लांट्स, एनिमल्स, हर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। नेचुरल है ये प्रोसेस। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन थ्री फेजेस। हमने देखे कि लाइफ में थ्री फेजेस हैं। हम बर्थ के बाद ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, वो एक फेज है। जो जुवेनाइल फेज है हमारा बचपने का पीरियड, प्लांट में उसको वेजिटेटिव फेज हमने नाम दिया। सेकेंड रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है और वो रिप्रोडक्शन करता है। और थर्ड फेज जो है ओल्ड एज का पीरियड, सेनेसेंस का पीरियड, जो हमें डेथ के टूवर्ड्स ले जाता है। तो कहते हैं ये तीन जो फेज है वो प्लांट्स एनिमल सब में आते हैं और इसके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। एक फेज से दूसरे फेज में मूव करना, दूसरे फेज से तीसरे फेज में मूव करना, ये जो एक फेज से दूसरे फेज की तरफ मूवमेंट है हमारा, वो हार्मोन्स की वजह से होता है। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन द थ्री फेजेस। Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and the associated behavioral expression of organism. Environmental factors और hormones के बीच के interaction की वजह से रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो रेगुलेट होती है। हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है। ऑक्सीजन का लेवल, वाटर अमाउंट, उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी,
टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ लाइट, काफ़ी सारे एबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग फैक्टर्स जिनके ऊपर हम डिपेंडेड है। हम जानते हैं ऑक्सीजन, वाटर लिविंग नहीं है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है और वो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, इसलिए हमने उसको एबायोटिक कहा। और फिर भी उसके विदाउट लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो एनवायरनमेंट के ऐसे फैक्टर्स हमें ऑलवेज अफेक्ट करते हैं, हम डिपेंडेड हैं उनके ऊपर। आप जानते हैं कि प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो लाइट पे डिपेंडेड है, और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इवन सोइल के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है, वाटर अमाउंट होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वो भी तो मैटर करते हैं प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर के अंदर हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इंटरेक्शन काम करता है, एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमारा जो बिहेवियर है एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन के स्टेज के अंदर, वो हमारे हार्मोन्स की वजह से होता है या तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया गया, पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। चाइल्डहुड जो फेज होता है उसके अंदर बॉयज का एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होता, पर जैसे ही वो टीनेज के अंदर आते हैं उनका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है। कहा जाता है कि ये एग्रेसिव बिहेवियर टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। टेस्टोस्टेरोन रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, और ये हार्मोन बॉयज के अंदर मोस्टली 12 टू 14 ईयर की एज के आसपास सिक्रीट होना शुरू होता है। तो इस टाइम पीरियड में बॉयज में एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलता है। हम सब जानते हैं कि टीनेजर्स के एक अपने बिहेवियर होते हैं, एक अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं। बहुत कॉमन बिहेवियर है, जैसे वो लोग हमेशा बताते हैं कि टीचर्स हमारी बातें नहीं मानते, हमारी बातें नहीं सुनते, हमें अपनी तरीके से नहीं जीने दिया जाता, हम जो करना चाहते हैं वो हमें नहीं करने दिया जाता, हमें फ्रीडम नहीं मिल रही। इस एज में उनको फ्रीडम चाहिए, इस एज में उनको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती है, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी बन जाते हैं, एकदम रिजिड बन जाते हैं कुछ कुछ किस्से में तो, और एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। उसके पीछे हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्टिव। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बिहेवियर का एग्जांपल एनवायरमेंटल फैक्टर से लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमें ऑलवेज ग्रीनरी या तो फिर सन देखने की आदत है। सोच लो, अगर एक हफ्ते के लिए आपको सन दिखे ही नहीं, क्लाउडी एनवायरनमेंट हो, तो ऐसा मानते हैं कि बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता जाएगा, और हमारा जो बिहेवियर है वो चिड़चिड़ा हो सकता है। तो एनवायरमेंट्स जो फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, वो ऑलवेज हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट होती है, तो इंसान ज़्यादा गुस्सा करता है। जिनका पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव है और बिहेवियर है, वो ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा गुस्सा करता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कोल्ड के अंदर हमें ज़्यादा नींद आती है, सुस्त हो जाते हैं, थोड़े ठंडे हो जाते हैं, हम लेज़ी हो जाते हैं। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बिहेवियर पे भी एनवायरनमेंट की इफ़ेक्ट है, और डेफ़िनेटली हार्मोन्स की वजह से भी बिहेवियर में चेंजेस आता है।